फ्रेंड्स, वी आर बैक विथ न्यू वीडियो। हाँ, ये हम लोग का थर्ड पार्ट है, थर्ड चैप्टर का। हम लोग ने इसके 2 पार्ट्स पहले ही पढ़ चुके हैं और इसमें सारी टॉपिक्स हम लोग ने अच्छे से समझे थे। आई होप आपने वीडियो देखा हो। तो आज हम लोग, अगर नहीं देखा है आपने तो जाके आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ये हम लोग शुरू करते हैं। बियॉन्ड बर्थ रिसोर्सेज एंड स्टेटस, ये टॉपिक इसके बाद का, इट्स द 4th टॉपिक। बर्थ रिसोर्सेज एंड स्टेटस क्या है भाई? सोशल पोजीशन और ऑफन शेड बाय देयर एसेस टू इकोनॉमिक रिसोर्सेज। देखिए, उस समय के जो सोशल पोजीशन मतलब सामाजिक में, समाज में कितना किसका पोजीशन रहेगा, स्टेटस रहेगा, वो कितना किसके पास रिसोर्सेज हैं, लैंड है, प्रॉपर्टी है, उससे तय किया जाता था। कितना किसको इज्जत मिलेगी समाज में, वो सब कुछ कितना रिसोर्स है उससे पता चलता है। जितना जिसके पास रहेगा उतना उसका अच्छा रिस्पेक्ट और स्टेटस बना रहेगा सोसाइटी में। इसका सब टॉपिक फर्स्ट है जेंडर एसेस टू प्रॉपर्टी। इसको 2 भाग में बांटा गया है, मतलब एक जेंडर एसेस टू प्रॉपर्टी, एक वर्ण एसेस टू प्रॉपर्टी। जेंडर एसेस में जेंडर वाइज वुमेन एंड मैन, और वर्ण में कैटेगरी, चारों कैटेगरी को दिया गया कि उनको कितना हक था, और जेंडर में मैन और वुमेन को कितना हक था। तो मनुस्मृति के अनुसार पैटर्नल स्टेट वॉज टू बी डिवाइडेड इक्वली अमॉन्ग सन्स। जो भी पैतृक धन होता था उसको बराबर बराबर पेरेंट्स के डेथ के बाद बांट दिया जाता था, लेकिन एल्डेस्ट सन का उसमें ज़्यादा शेयर रहता था, मतलब एल्डेस्ट सन को ज़्यादा मिलता था। वुमेन कुड नॉट क्लेम अ शेयर ऑफ दीज रिसोर्सेज। हम लोग को पता है बहुत पहले से कि वुमेन इसमें कोई भी उनका क्लेम नहीं होता था। वुमेन के पास हक नहीं था कि वो रिसोर्सेज पे अपना क्लेम जता सकें। मनुस्मृति कहता था कि पेरेंट्स के बाद सारा का सारा धन बेटे का हो जाएगा, इसमें से स्पेशल शेयर एल्डेस्ट सबसे बड़े बेटे को मिलेगा, और इसमें वुमेन का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। वुमेन वर अलाउड टू टेक गिफ्ट्स दे रिसीव्ड ऑन द ओकेजन ऑफ देयर मैरिज एज स्त्री धना। वुमेन को ये बस अलाउ किया गया था कि वो अपने मैरिज के, शादी के दौरान जो भी उन्हें गिफ्ट्स मिलते थे वो रिसीव कर सकती थी, और उसको वुमेन वेल्थ या स्त्री धन कहते हैं। स्त्री धन या वुमेन वेल्थ कह सकते हैं, उसको कहा जाता था, जो कि अपने मैरिज के दौरान, शादी के दौरान वो रिसीव करती थी एज अ गिफ्ट। बस उनको वही अलाउ किया गया था रखने के लिए। मनुस्मृति सेड दैट वुमेन डिड नॉट होर्डिंग फैमिली प्रॉपर्टी। मनुस्मृति ये भी कहती है कि वो फैमिली प्रॉपर्टी नहीं ले सकती थी, होल्ड कर सकती थी। वो अपने पिता का धन उसको नहीं ले सकती थी, और इवन देयर ओन वैल्यूएबल विदाउट द हस्बैंड परमिशन। इवन वो अपने खुद का जो धन रहता था, वैल्यूएबल चीज़ रहती थी, हस्बैंड की प्रॉपर्टी रहती थी, उसको भी उनके परमिशन, हस्बैंड की परमिशन के बिना नहीं ले सकती थी, नहीं उसको छू सकती थी। उनकी परमिशन, उनके हस्बैंड की परमिशन, अगर वो जीना चाहते हैं तभी वो ले सकती थी। बट हम जैसे बोले हैं कि सेकंड चैप्टर से प्रभावती गुप्त का एक्सेप्शन हमें हर जगह मिलेगा, इसमें भी मिला प्रभावती गुप्त एक्सेप्शन से, क्योंकि वो जो है अपने पिता का धन लेके गई थी। हम लोग को पता है, सेकंड चैप्टर में पढ़ा गया था, तो यहाँ पे एक्सेप्शन पता चलता है। और यहाँ पे एक और, वहाँ पे एक और एक्सेप्शन पता चलता है, जब हम लोगों ने देखा कि पहले था कि बेटे नहीं होते थे अगर पैटर्निटी में, तो फिर कोई भाई या भतीजा ले लेता था तो उनका राज्य पूरा। लेकिन इन्होंने अपने हस्बैंड के डेथ के बाद अपने ही उस राज्य को संभाला, क्योंकि उनके बच्चे छोटे थे। तो हमें यहाँ भी एक्सेप्शन देखने को मिलता है, फिर से यहाँ हमें एक्सेप्शन देखने को मिलता है कि इन्होंने क्या कहते हैं, जब उस समय अलाउ नहीं था अपने पिता का धन लेना, तो इन्होंने उस समय अपने पिता का धन लिया था। तो यहाँ पे फिर से इनका एक्सेप्शन आता है। तो प्रभावती गुप्त का एक्सेप्शन बहुत बार आएगा, सो प्रभावती गुप्त का नाम याद रखना है आप लोग को। और इससे हम लोग को ये पता चलता है कि शायद जो प्रभावती गुप्त जैसे लोग थे, जैसे ये एक किंग की लड़की थी, क्वीन थी, तो एक तरह से जो बड़े बड़े अपर क्लास वुमेन होती थी, उनके पास शायद कुछ छूट दिया गया था कि वो एसेस कर सकती हैं रिसोर्सेज पे, मतलब कि उनको रिसोर्सेज मिल सकते हैं, वो क्लेम कर सकती थी। ऐसा कहा जाता है, ऐसा लग रहा है कि वुमेन क्लास, अपर क्लास वुमेन को अलाउ किया गया था। नाउ ये जेंडर यही था कि वुमेन को तो नहीं मिलता था, मैन को मिलता था, बट एक्सेप्शन प्रभावती गुप्त का है।
अब वर्ना का क्या एसेस था प्रॉपर्टी पे? ब्राह्मण्स जो है वो जनरली रिच होते थे। ब्राह्मण्स की सबसे नंबर 1 कैटेगरी पे आते थे, तो ऑफकोर्स ब्राह्मण रिच ही होंगे। और लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन क्या मिलता है कि कुछ ब्राह्मण्स क्या थे? पुअर भी थे। कुछ ब्राह्मण्स का कि वो पुअर थे, कुछ गरीब थे, ये भी हम लोग को पता चलता है। ये भी कहा गया है, एक्सेप्शन दिया गया कि होते थे। सारे ब्राह्मण ऐसा नहीं कि वो अमीर ही होते थे, रिच ही होते थे। अब आया क्षत्रिय जनरली किंग्स होते थे और किंग्स जनरली रिच होते थे। क्षत्रिय किंग होते थे राजा, और राजा के पास तो भाई रिच ही रहेंगे, और क्षत्रिय ऋषि होते थे। वैश्य इतना रिच नहीं होते थे जितना ब्राह्मण और क्षत्रिय होते थे। वैश्य एक नॉर्मल मर्चेंट या ट्रेडर होते थे, तो वो ब्राह्मण और क्षत्रिय कितना तो नहीं रिच होते थे, अमीर होते थे, बट हाँ वो शूद्र से भी ज़्यादा, शूद्र से उनकी कंडीशन बहुत अच्छी थी। शूद्र की तो बिल्कुल ही अच्छी नहीं थी, उनसे अच्छी कंडीशन वैश्य की थी। ऑफकोर्स ये 3rd कैटेगरी पे आते हैं, शूद्र तो 4th पे आते हैं। शूद्र जो है उनको क्या था, बस तीनों कैटेगरी, इनका क्या काम था? बस तीनों कैटेगरी का सर्विस ड्यूटी करना। इनके पास खुद की कुछ भी रिसोर्सेज नहीं रहती थी, इनको बस क्या करना रहता था? अपने अपर क्लास का सर्विस देना रहता था, सेवा करना रहता था। शूद्र का बस केवल ये ही काम कहा गया था। तो हम लोगों ने देख लिया कि क्या है शूद्र की वर्ना सिस्टम में क्या है कि वर्ना में ब्राह्मण रिच भी होते थे, कुछ एक्सेप्शन भी है, पुअर की क्षत्रिय रिच होते थे, वैश्य इतने ही होते थे, बट हाँ वो भी ट्रेडर हैं तो होते ही होते थे। शूद्र जो है, शूद्र बस सर्विस ही देते थे। नाउ न्यू टॉपिक इज एन अल्टरनेटिव सोशल सिनेरियो शेयरिंग वेल्थ। अब क्या है, एक अल्टरनेटिव हम लोग को एक अलग ही सिनेरियो सीन देखने को मिला। क्या? शेयरिंग वेल्थ का। जनरली तो कोई शेयर नहीं करता वेल्थ, बट यहाँ कुछ लोग ऐसे, सम मैन या कुछ लोग ऐसे जनरस होते थे जो कि अपनी वेल्थ को शेयर करते थे, और वहीं कुछ लोग माइजर भी होते थे। कुछ लोग माइजर कंजूस भी होते थे, डिस्पाइज होते थे। कुछ लोग बहुत ही कंजूस अपना पैसा नहीं देना चाहते थे, वहीं कुछ लोग थोड़े दयालु होते थे, थोड़े जनरस होते थे। तो ये हम लोग को भी देखने को मिला था कि कुछ लोग अगर जेनरसिटी दिखा रहे हैं तो जिसके पास नहीं लैंड है, जो लैंडलेस लेबर हैं, उनको कुछ लैंड दे देते हैं, कुछ लोग उनको फाइनेंशियली मदद कर देते हैं। तो ऐसे लोग हम लोग को देखने को मिल जाते थे उस समय भी। सोशल और इकोनॉमिक रिलेशनशिप सजेस्टिंग दैट वाइल देयर वर डिफरेंसेस बिटवीन रिच एंड पुअर, बट दोज हु कंट्रोल रिसोर्सेज वर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू शेयर दैम। हम लोग को सोशल और इकोनॉमिक रिलेशनशिप देख के ये पता चलता है कि भले रिच और पुअर में अंतर होता था उस समय, रिच होता था, पुअर होता था, इन लोग में डिफरेंस तो होती थी, लेकिन जो लोग इस पूरे इकोनॉमी को कंट्रोल करते थे, लाइक राजा हो गए, वो लोग क्या करते थे, उनसे एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो कुछ शेयर भी करते थे। शेयर क्या कहते थे? ऐसे लैंड नहीं है तो लैंडलेस लेबर को लैंड दे देते थे, किसी के पास कुछ नहीं है तो कुछ दे देते थे, मतलब ये शेयरिंग करते थे, क्योंकि वो पूरा रिसोर्स संभाल रहे हैं, पूरी इकोनॉमिक कंडीशन वो देख रहे हैं, तो वो अपने राज्य का अच्छा इकोनॉमिक कंडीशन बनाए रखने के लिए वो कुछ शेयरिंग भी करते थे। तो हम लोग को ये भी देखने को मिलता है कि कुछ शेयरिंग उस समय भी की जाती थी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है एक्सप्लेनिंग सोशल डिफरेंस। इस टॉपिक में हम लोग ये पढ़ेंगे कि सूत पिता का जो टेक्स्ट है उसमें एक मिथ फाउंड हुआ। मिथ कैसा? कि मिथ ऐसा कि इसमें लिखा था कि ह्यूमन पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ है, ना ही प्लांट्स हुए हैं उस समय, इसमें लिखा हुआ था। बट ये मिथ है कि उस समय नहीं हुए थे अच्छे से बॉडली इवॉल्व हो चुके थे, और इवन प्लांट्स भी हो चुकी थी। तो ये केवल एक मिथ था। और ह्यूमन बीइंग अगर रिस्पॉन्सिबल होगा क्रिएशन ऑफ द सिस्टम, मतलब जितना भी सिस्टम चल रहा है वो ह्यूमन सिस्टम ही चला रहा है। कोई भी सिस्टम देख लिया जाए, ह्यूमन सिस्टम, कोई भी सिस्टम ह्यूमन बीइंग ही चला रहा है। जाहिर सी बात है, ह्यूमन एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। सो अगर ह्यूमन चला सकता है तो उसे डिस्ट्रॉय भी कर, तो वो जो है उसको चेंज भी कर सकता है इन फ्यूचर। अब हमारे द्वारा ही कुछ से कोई सिस्टम चलाया जा रहा है, मतलब कि मैं एग्ज़ाम्पल ले लेती हूँ, बस मैं एक लैपटॉप चला रही हूँ, तो मैंने उसमें कुछ सेटिंग की हुई है, तो अगर मैं उस सिस्टम को सेट की हुई हूँ तो मैं उसको फ्यूचर में चेंज भी कर सकते हैं, ऑफ कोर्स कर सकते हैं, इसमें कोई
बड़ी बात नहीं है। तो वही यहाँ पे कहने की कोशिश किया गया कि कोई सिस्टम जो कि ह्यूमन के द्वारा चलाया गया है या ह्यूमन रिस्पॉन्सिबल है उसके क्रिएशन में, तो हम उसमें चेंजेस भी ला सकते हैं। कोई रोबोट बन रहा है, उसमें ह्यूमन बीइंग ही उसको बना रहा है, तो क्या उसमें कोई चेंजेस नहीं ला सकते ह्यूमन? इन फ्यूचर ऑफ कोर्स ला सकते हैं। तो यही बात इसमें कही गई है, तो ये सही है एक तरह से। हैंडलिंग टेक्स्ट हिस्टोरियंस एंड महाभारत, ये सारे टॉपिक्स जो है ना जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। जो टॉपिक्स अच्छे थे, इम्पॉर्टेंट थे, वो सब बीत चुके हैं, तो बस लास्ट टॉपिक चल रहा है। बट हाँ, इम्पॉर्टेंट तो ये भी है, सब सारी बुक ही इम्पॉर्टेंट है। इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे टेक्स्ट उस समय बनता था, हाउ अ टेक्स्ट ऑफ दैट टाइम वॉज मेड, know about authors, their ideas which shaped text and intended audience। हम लोग जानेंगे कि ऑथर्स क्या सोचते थे, उनके बारे में जानेंगे, उनके आइडियाज़ की उस टेक्स्ट को कौन सा शेप देना है, टेक्स्ट कैसे लिखना है, क्या शेप देना है, उसके बारे में इंटेंडेड ऑडियंस, और वो ऑडियंस का महत्व क्या रखते हैं। ऐसे कुछ लोग होते हैं कि ऑडियंस की पसंद के अनुसार कुछ करते हैं। अब कोई भी मूवी, कोई भी सीरियल ऑडियंस जो चाहती है उसके अनुसार से बनता है, कि ऑडियंस को उसे पसंद आए, उसके कंफर्ट के हिसाब से बनता है कि पसंद आए। तो क्या उस तरह से उस समय भी बनाया जाता था कुछ भी टेक्स्ट वगैरह ऑडियंस की पसंद को देखते हुए? तो इसके बारे में जानने की कोशिश हुई एक। As we see, a text like Mahabharata is a complex text and it was also difficult to compose it। हम लोग देख सकते हैं कि महाभारत एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट है, जाहिर सी बात है, और उसको कंपोज करने में भी बहुत ही मेहनत लगी हुई होगी। महाभारत एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स किताब है, ये एक एपिक है, और उसको बनाने में मेहनत लगी होगी। अगर हम लोग देखा जाए उसके लैंग्वेज को चूज़ करना, इतनी बड़ी किताब जो है 13,000 पन्नों की, उसको बनाना तो बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क था। फिर उसका डिफरेंट लैंग्वेज लोगों को पसंद आए ना आए, फिर ऑथर्स उसको कैसे लिखते थे, कौन सा स्ट्रक्चर में, टेक्स्ट को किस हिसाब से शेप करना, ये सब जो है इस टॉपिक में जानने की कोशिश की गई थी। नाउ लैंग्वेज एंड कंटेंट। लैंग्वेज एंड कंटेंट में इसमें ये दिया हुआ है कि महाभारत वो संस्कृत में लिखी थी, लेकिन उसके डिफरेंट लैंग्वेज में भी वर्जन अवेलेबल थे। जाहिर सी बात है कि केवल संस्कृत में तो नहीं लिखी थी, ये डिफरेंट रीजनल लैंग्वेज में, जैसे तमिल हो गया, मलयालम हो गया, डिफरेंट लैंग्वेज में लिखा गया था। फिर हिस्टोरियंस ने इसके कंटेंट कि महाभारत में क्या स्टोरी है, श्लोक्स हैं, कुछ पिक्चर्स हैं, इन सब चीज़ों को दो भागों में बांट दिया। कैसे कैसे? एक नरेटिव, एक डिटेक्टिव। नरेटिव में क्या था? नरेटिव में स्टोरीज थी, जितनी भी स्टोरी पार्ट आएगी वो नरेटिव में आएगी। और सेकेंड है डिटेक्टिव, जिसमें नॉर्म्स और पिक्चर्स आएंगी, इसमें मानदंड, मानक जो कह सकते हैं, छोटे छोटे जो पोएम्स हो गए, फिर श्लोक्स हो गए, या जो वहाँ पे पिक्चर के द्वारा डिपिक्ट करने की कोशिश की गई है, वो सारी डिटेक्टिव पार्ट में आएगी। तो नरेटिव एंड डिटेक्टिव ये दोनों पार्ट्स थे इस कंटेंट को, जिसमें हिस्टोरियंस ने डिवाइड किया था। नाउ ऑथर्स एंड, इसमें है कि जो ओरिजिनल स्टोरी थी वो एक चैरियॉटर या सूत के द्वारा लिखी गई, मतलब बोली गई थी। जैसे कि पहले रथ को कोई भी राजा लड़ने जाता था तो वो रथ पे जाता था, तो रथ किसी के द्वारा चलाया जाता था, तो वही जो चलाता था उसको चैरियॉटर कहते थे। तो चैरियॉटर के द्वारा ये स्टोरी जो है पहले बोली गई थी, जिसको सूत भी कहते हैं। वो चैरियॉटर जो है जब राजा को युद्ध के मैदान में ले जाता था, मान लो फिर युद्ध में राजा जीत भी जाता था, तो ये लोग उसी की खुशी में कुछ बोलते थे, कुछ बोलते थे, जैसे पोएम बोलते थे, गान गाते थे उस खुशी में। तो यही सबसे पहले कहा जाता है कि इन्होंने ही, जो चैरियॉटर थे, उन्होंने ही गाना शुरू किया। फिर धीरे धीरे ये कंपोजिशन जो लोग गाते थे वो धीरे धीरे ओरली सब जगह धीरे धीरे गाना शुरू हुआ, कंपोजिशन होने लगा, धीरे धीरे सर्कुलेट होने लगा ओरली डिफरेंट पार्ट्स में। और 5th सेंचुरी से क्या किया, ब्राह्मण्स ने इस स्टोरीज़ को, जो चैरियॉटर्स ने ओरली बोलना शुरू किया, सबसे पहले उसको लिखना प्रारंभ किया। 5th सेंचुरी में ब्राह्मण्स ने शुरू किया लिखना इस स्टोरी को। ब्राह्मण्स ने सबसे पहले हम लोग कह सकते हैं जो चैरियॉटर्स होते थे, जो कि राजा को ले जाते थे युद्ध के मैदान में,
वो लोग इसको लिखते थे और सॉरी बोलते थे, केवल बोलते। पहले ये ओरली बोला जाता था, बाद में ये रिटन किया गया, लिखा गया है। जो भी महाभारत में है उसको पहले ओरली बोलते थे। फिर धीरे धीरे 5th सेंचुरी में महाभारत को ब्राह्मण्स ने लिखना, स्टोरीज को, ये कोई स्टोरीज जो स्टोरीज बोले जाते थे उसको लिखना शुरू किया। या कहना गलत होगा कि महाभारत को, इन्होंने पहले स्टोरीज लिखना शुरू कर दिया। फिर धीरे 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 ये एक बहुत बड़ी एपिक में तब्दील हुई है। तो ये इस टॉपिक के अंतर्गत आएगा। फिर सर्च फॉर कन्वर्जेंस। सर्च फॉर कन्वर्जेंस क्या है? सर्च फॉर कन्वर्जेंस ये है कि बीबी लाल जो थे वो खोजे, क्या खोजे गए, मतलब कि जो भी हम लोग महाभारत अगर देखें, तमाम सीरियल भी आता है तो उसमें हम लोग को डिफरेंट या पढ़ें तो हम लोग को बैटल्स, फॉरेस्ट, पैलेस और सेटलमेंट दिखाई देंगे। जाहिर सी बात है, पैलेस होंगे ही, सेटलमेंट होंगी। तो बीबी लाल ने सोचा कि मैं एक्सकेवेट करूँगा। तो उन्होंने क्या किया, हम लोग को देखने को मिलेगा हस्तिनापुर नाम का एक गांव, उस समय एक महाजनपद भी था। 1951-52 में बीबी लाल ने एक गांव, एक विलेज है गांव हस्तिनापुर मेरठ में, उसको एक्सकेवेट किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हस्तिनापुर किसने और कब एक्सकेवेट किया। तो बीबी लाल ने किया था 51 से 52 के बीच में, यूपी का है, मेरठ में इन्होंने एक्सकेवेट किया। अब क्या ये जो इन्होंने हस्तिनापुर एक्सकेवेट किया वो वही हस्तिनापुर था जो हम लोग को उसमें देखने को मिला था? नेम तो सिमिलरली है और इसका जो साइट है, मतलब मेरठ के पास भी वो था जो कि महाभारत में दिखाया गया, वो भी मेरठ के पास ही था, ये भी वही है। तो इससे हम लोग को लगता है, और इसका कैपिटल भी कुरु था जो टेक्स्ट में मेंशन किया गया है हस्तिनापुर का। तो उसमें कुछ हम लोग को लगता तो है कि शायद वही होगा। तो फिर एक्सकेवेट करने के बाद उन्होंने ये देखा कि उस समय के हाउसेस थे, मतलब जो प्रेजेंट उस समय हाउस पाए गए थे बीबी लाल के द्वारा हस्तिनापुर में, वो कैसे थे? वो मड ब्रिक के बने हुए थे, मतलब मिट्टी के ब्रिक से, ईंटे से बने हुए थे और फिर पक्की ईंटे से बने हुए थे। जो ड्रेन होती है, जैसे नाला नाली जो होता है, वो जो था ईंटे से ही ड्रेनेज सिस्टम भी बना हुआ था। और फिर टेराकोटा से बनी हुई कुएँ होती थी जो कि ड्रेनेज के लिए भी इस्तेमाल की जाती थी और कुएँ के तौर पर भी इस्तेमाल की जाती थी। कुएँ के तौर पर शायद पानी के लिए यूज़ की जाती हो, पीने के पानी के लिए, और ड्रेनेज के लिए शायद गंदा पानी गिराने के लिए, तो कुछ भी हो सकता है। तो रिंग वेल जो है वो यूज़ की जाती थी वेल्स के तौर पर और ड्रेनेज पिट्स के तौर पर। तो टेराकोटा से बनी रिंग वेल पाई गई। और उस समय के घर तो रूइंड हो चुके थे, लेकिन मड ब्रिक और बर्न्ड ब्रिक से बने हुए घर उस समय पाए गए थे बीबी लाल के द्वारा। अब जो है, जो वॉल्स जो है वो प्लास्टर्ड थी, मड और हाउसेज वर रूइंड। जो वॉल्स थी ना वो मिट्टी के द्वारा प्लास्टर की गई थी। सबके घर में प्लास्टर लगता है, तो वो प्लास्टर मिट्टी से की गई थी। और घर उस समय जो पाए गए थे बीबी लाल को, वो पूरी तरह से रूइंड थे, खंडहर हो चुके थे। अब काफ़ी पुराना था महाभारत, अगर उस समय का तो बचेगा तो नहीं, तो इसलिए रूइंड हो गए थे। पोलेंड्री वॉज प्रिवेल्ड इन रूलिंग एलाइट्स फैमिली अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस। हम लोग को पता है कि 4 प्रकार की शादियाँ होती थी, एंडोगमी, एक्सगमी, पॉलीगमी, पोलेंड्री। तो यहाँ पे पोलेंड्री का जिक्र किया गया कि पोलेंड्री उस समय जो है पोलेंड्री होता था। हम लोग अगर देखें द्रौपदी का जो पांडवाज है उनकी एक ही बीवी थी, तो यहाँ से ये कहानी आई है कि पोलेंड्री उस समय प्रिवेल्ड था। जब ये रूलिंग बहुत पहले, जब ये महाभारत की कहानी में ये पोलेंड्री था, तभी तो द्रौपदी की शादी 5 लोगों से हुई थी। हिस्टोरियंस के माना जाता है कि जो बड़े बड़े रूलिंग फैमिलीज थे, ऐसे राजा, बड़े बड़े लोग, उन्हीं घर में पोलेंड्री सिस्टम होता था। पोलेंड्री सिस्टम जनरली हिमालय के रीजन में ही प्रिवेल्ड था। हिमालयन रीजन में ही ये कहा जाता है कि प्रिवेलेंट था, ज़्यादा उसकी मान्यता थी, प्रमुख था एक तरह से। कुछ लोग ये कहते हैं कि उस समय वॉर होता था, वॉर में शॉर्टेज हो जाती थी, मतलब क्राइसिस हो जाती थी वुमेन्स की, इस वजह से एक ही वुमेन की से कई लोगों की शादी करा दी जाती थी। तो कई लोग का ये भी मानना है, ये ओपिनियन दिया गया है, बस यहाँ पे ओपिनियन की बात किया जा रहा है। तो कई लोग का मानना है कि क्राइसिस हुआ था, कुछ लोग कहते हैं हिमालय रीजन में है इसको प्रीवेलेंट था, प्रमुख था।
कुछ लोग कहते हैं कि केवल ये रूलिंग एलाइट फैमिलीज में होते, तो ये केवल ओपिनियन है। तो ये हम टॉपिक में बताया गया था। ये लास्ट टॉपिक है डायनेमिक टेक्स्ट। डायनेमिक टेक्स्ट क्या है? महाभारत वॉज अ डायनेमिक टेक्स्ट। उसको इतनी साल लगी बनाने में, तो जाहिर सी बात है वो एक डायनेमिक टेक्स्ट ही है, क्योंकि 13,000 पन्नों में 47 ईयर्स में कंप्लीट हुई। 1 लाख श्लोकों के साथ। तो महाभारत केवल एक संस्कृत भाषा में नहीं लिखी गई थी, बल्कि ये डिफरेंट लैंग्वेज में लिखी गई थी। जैसे कि मैंने कहा कि कोई तमिल में भी लिखा, हिंदी में भी शायद लिखा होगा, फिर मलयालम में लिखा होगा, और भी भाषा में लिखा होगा, तमाम भाषा में। तो ये डिफरेंट भाषा में लिखा गया, रीजनल लैंग्वेज में भी लिखा गया। तो सेंट्रल स्टोरी थी वो रिटोल्ड की गई डिफरेंट उसमें वेज में, डिफरेंट टाइप में। मतलब कि जो सेंट्रल स्टोरी थी वो डिफरेंट तरीके से, जो मध्यम जो उसका कहानी था वो अलग अलग प्रकार से अलग अलग समय में जब भी लिखा गया महाभारत वो चेंज कर दिया गया था। उसकी सेंट्रल स्टोरी थी, अगर कहा जाए तो सेंट्रल स्टोरी को चेंज कर दिया गया था। और जो डायनेमिक टेक्स्ट था वो फर्स्ट लिखा गया था किसके द्वारा? व्यास, जो ऋषि व्यास थे उनके द्वारा लिखा गया था। जो डायनेमिक टेक्स्ट था ये महाभारत, ऐसा कहा जाता है कि व्यास थे, ऋषि व्यास, उनके द्वारा लिखा गया था। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया। तो ये द एंड हो गया चैप्टर का। चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। आप लोग दोनों पार्ट्स अगर नहीं देखा है आप लोगों ने तो जाके देख सकते हैं। और आई होप आपको चैप्टर पसंद आया हो। हम लोग अब नेक्स्ट चैप्टर में इसके आगे की चैप्टर्स को कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जब, तो फिर ये 4th चैप्टर कंप्लीट करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। कोई भी क्वेरी हो आपको इस वीडियो से रिलेटेड, सो प्लीज़ आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।